हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। खरीफ फसल है तो कैसी फसल है? चना है कि धान है, सरसों है या मटर है? तो जो खरीफ फसल है वह हमारे धान है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीने में होती है? नवंबर से अप्रैल के बीच, जून से अक्टूबर के बीच, मार्च और जून के बीच, तथा इनमें से कोई नहीं। तो जायद फसलों की जो पैदावार होती है वह मार्च और जून महीने के बीच में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? खाद्यान्न एवं अंडा उत्पादन से, खाद्यान्न एवं मत्स्य उत्पादन से, तेल एवं दुग्ध उत्पादन से, या फिर खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन से। तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न से संबंधित है, और जो श्वेत क्रांति है यह जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जो है उड़ता जो है वह जो है दुग्ध उत्पादन के वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन आपका क्रमशः इस तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है? हार्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर या एग्रीकल्चर? तो सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन जो है वह ओलेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं? तो सरसों में, कपास में, चना में या फिर गेहूं में? तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं जो है वह चना में उपस्थित होती है। किसमें उपस्थित होती है? चना में उपस्थित होती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है, तो क्या आवश्यक तत्व है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम या फिर सल्फर? तो पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व जो है वह नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। मोम की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? श्रमिक, रानी मक्खी, नर मक्खी या इनमें से कोई नहीं? तो मोम की प्राप्ति जो होती है वह श्रमिक से होती है। किससे होती है? श्रमिक से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एग्रीकल्चर निम्न में से है? मधुमक्खी, रेशम कीट पालन, मछली पालन या इनमें से कोई नहीं? तो एग्रीकल्चर निम्न में से मधुमक्खी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मवेशी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि है? नियंत्रित प्रजनन, बाह्य अंडोत्सर्ग एवं भ्रूण अंतरण, कृत्रिम गर्भाधान या फिर बेतरतीब समागम? तो मवेशी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि वह है कृत्रिम गर्भाधान। क्या है? कृत्रिम गर्भाधान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गंधी कीड़ा इसका नाशक जीव है? कपास का, गेहूं का, गन्ना का या फिर धान का? तो गंधी कीड़ा जो है धान का नाशक जीव है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रस्ट किस पौधे का कवकीय रोग है? धान, सरसों, चना, गेहूं? तो रस्ट जो है वह गेहूं पौधे का कवकीय रोग है। किस चीज का? गेहूं पौधे का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवांछित पौधे कहे जाते हैं? झाड़ी, नरकुल, घास, खरपतवार? तो अवांछित पौधे जो है वह खरपतवार कहे जाते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सभी जंतुएं हैं परजीवी हैं, परपोषी हैं, स्वपोषी हैं या फिर मृतजीवी हैं? तो सभी जो जंतुएं हैं वह परपोषी हैं। कैसे हैं? परपोषी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं? तो चना में उपस्थित होती हैं।
सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है, तो ओलेरीकल्चर कहलाता है। निम्न में से कौन सा कीट एक सामाजिक प्राणी है? तो सामाजिक प्राणी मधुमक्खी है। कौन सा है? मधुमक्खी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है किडनी की कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, यकृत की कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। तो मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका जो है वह तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था फ्लेमिंग द्वारा, ल्यूवेन हुक द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा या रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था डार्विन तथा वेलेस द्वारा, स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा, वाटसन एवं क्रिक द्वारा या मेंडल एवं जॉर्ज द्वारा। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भोजन के सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रतिदिन लेने को कहते हैं पोषण, संतुलित आहार, जंक खाना या स्वस्थ आहार। तो भोजन के सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रतिदिन लेने को कहते हैं संतुलित आहार। क्या कहते हैं? संतुलित आहार। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटी चेचक बीमारी रोगाणु है? कवक, जीवाणु, विषाणु या इनमें से कोई नहीं। तो जो छोटी चेचक बीमारी होती है वह विषाणु रोगाणु है। क्या है? विषाणु है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्वाइन फ्लू शरीर के किस तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वाइन फ्लू शरीर के श्वसन तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है। किस तंत्र को? श्वसन तंत्र। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाएं जो यांत्रिक बल प्रदान करती हैं कोलेन काइमा, स्केलराइड, स्केलेरेनकाइमा या फ्लोएम। तो जीवित कोशिकाएं जो यांत्रिक बल प्रदान करती हैं कोलेन काइमा है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम या ये सभी। तो पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लिग्नियन युक्त मृत कोशिकाएं हैं तो यह जो है स्केलेरेनकाइमा है। क्या है? स्केलेरेनकाइमा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती हैं फ्लोएम, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या जाइलम। तो मृत कोशिकाओं द्वारा एपिडर्मिस निर्मित होती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिलिएटेड एपिथेलियम उपस्थित होते हैं ट्रेकिया में, आंत में, यूट्रस में या ओसोफेगस में। तो सिलिएटेड एपिथेलियम जो है ट्रेकिया में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट उपस्थित होते हैं लेमिला में, हैवर्सन कैनाल में, डेंड्राइटस में या कैनुकुली में। तो ऑस्टियोब्लास्ट उपस्थित होते हैं लेमिला में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़ते हैं एक पेशियां दूसरे पेशियों से, एक अस्थि दूसरे अस्थि से, पेशियां अस्थियों से, एक अंग दूसरे अंग से। तो लिगामेंट द्वारा आपस में पेशियां अस्थियों से जुड़ते हैं, ठीक है, आपस में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रुधिर के द्रवीय भाग को कहते हैं प्लाज्मा, वैक्सीन, सीरम या लिम्फ। तो रुधिर के द्रवीय भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्मूथ पेशियां उपस्थित होती हैं सिराओं में, यूट्रस में, धमनियों में या इन सभी में। तो स्मूथ पेशियां जो होती हैं वह इन सभी में
उपस्थित होती हैं, सिराओं में भी होती हैं, यूट्रस में और धमनियों में, इन सभी जगहों पर स्मूथ पेशियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पादप ऊतकों में परिपक्वता की अवस्था में जीवित प्रोटोप्लाज्मा का अभाव होता है, तो इसके लेरेन कायमा में अभाव होता है। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है मायोसिन द्वारा, इलास्टिन द्वारा, रेटिकुलरन तंतुओं द्वारा या कोलेजन तंतुओं द्वारा। तो संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण कोलेजन तंतुओं द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। टेंडन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, तो पेशियां अस्थियों से जुड़ते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एरियोलार ऊतक मौजूद होते हैं अस्थि ऊतकों के बीच, तंत्रिका ऊतकों के बीच, संयोजी ऊतकों के बीच या फिर पेशी ऊतकों के बीच। तो एरियोलार ऊतक मौजूद होते हैं संयोजी ऊतकों के बीच। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्लोएम का कार्य है पौधों को सहारा प्रदान करना, भोजन का संवहन, प्रकाश संश्लेषण, जल का संवहन। तो फ्लोएम का कार्य जो है भोजन का संवहन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेखित पेशियां उपस्थित होती हैं हाथों में, गर्दन में, पैरों में या इन सभी में। तो रेखित पेशियां जो है उपस्थित होती हैं इन सभी में। ठीक है, हाथ, गर्दन और पैर में सभी जगह रेखित पेशियां उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाए जाते हैं, तो छोटी आंत में यह पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं कार्टिलेज द्वारा, लिगामेंट द्वारा, टेंडन द्वारा या संयोजी ऊतकों के द्वारा। तो एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं, तो यह लिगामेंट से द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम, पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है कहलाती हैं, तो वह जो है टैक्सोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती हैं? टैक्सोनॉमी कहलाती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? लाइनियस, क्रिक, डार्विन या मैकडोगल को? तो टैक्सोनॉमी का जनक जो है मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण की मूल इकाई है स्पीसीज, वैरायटी, फैमिली या जीनस। तो वर्गीकरण का मूल इकाई जो है स्पीसीज है। क्या है? स्पीसीज। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल इससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? टेरिडोफाइट्स, थैलोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स। तो सवाल जो है इन सभी से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्विपद नाम पद्धति के प्रस्तावक थे कैरोलस लाइनिस, जॉन रे, एपी डिकेंडोल, एल डिजुलियन। तो द्विपद नाम पद्धति के प्रस्तावक कैरोलस लाइनिस हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन है, तो यह जो है स्टार्च हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइकन का एल्गल सहयोगी कहलाता है, तो यह जो है फाइकोबायट कहलाता है। टेरिडोफाइट्स कहे जाते हैं समुद्री पौधे, अशपुच्छ, क्लब मासेज या फंस। तो टेरिडोफाइट्स कहे जाते हैं फंस को। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म्स इसके द्वारा अभिलक्षणित होते हैं, तो नग्न बीज अभिलक्षणित होते हैं। न्यूमेटिक अस्थियां किस में पाई जाती हैं? तो यह जो है मोर में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? मोर में पाई जाती हैं। बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है? मैमल्स, रेप्टिलिया, इंसेप्टा या पाइसेस। तो बंदर को मैमल्स की संघ में रखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।